आप पार्टी ने जो चुनाव लड़ा और उसका जो चंदे का पैसा आया वो भ्रष्टाचार से आया। और अगर कोई पार्टी भ्रष्टाचार से लड़ती है तो आप समझिए कि उसका जो चुनाव में खड़े हुए सारे विधायक हैं वो भी एक तरह से अयोग्य हो जाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार के पैसे से लड़े हैं। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं विक्रम, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, आज फिर आपसे बात करूंगा संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, गिरफ्तार हो गए थे और अब रिमांड भी मिल गई है। तो क्या कुछ होने वाला है इस पूरे केस में, कितने लंबे समय तक? क्योंकि उससे पहले आपके मनीष सिसोदिया जी हैं और जैन साहब हैं, वो ऑलरेडी जेल में। तो अगला नंबर किसका आएगा और इनके साथ क्या होने वाला है? जो टाइमिंग है, जो वक्त की नज़ाकत है जी, वो ये है कि संजय सिंह को गिरफ्तार करना ईडी की मजबूरी थी। और ईडी की मजबूरी इसलिए थी क्योंकि 4 अक्टूबर को जो बहस चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, वो मनीष सिसोदिया की बेल को लेकर थी। और बेल की बहस के दौरान जो SVN भट्टी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा ईडी से कि क्या सबूत है मनीष सिसोदिया ने रिश्वत ली शराब के कारोबारियों से। अब इस सवाल को अगर आप लगातार देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि इन्होंने शराब घोटाला किया, और आप कहती है कि एक पैसे के लेन देन का सबूत नहीं है। और अभी तक एक पैसे के लेन देन का सबूत ईडी के पास नहीं था। तो ईडी के लिए मजबूरी थी कि वो ये बताए कि पैसे का लेन देन हुआ है, और इसीलिए ईडी ने जिस तथ्य का इस्तेमाल किया वो ये था कि उन्होंने कहा कि दिनेश अरोड़ा, जो कि होटल कारोबारी है और जो शराब घोटाले में वायदा माफ गवाह बन गया है ईडी का, और जिसे जमानत मिल चुकी है, उसने आरोप लगाया कि मैंने संजय सिंह को 32 लाख रुपए का चेक दिया। अच्छा। अब 32 लाख रुपए का चेक दिया तो आप समझ लीजिए कि ये सबूत कि कोई पैसा लिया दिया नहीं गया, वो पहली बार रिकॉर्ड पर आया कि संजय सिंह को 32 लाख रुपए आपके मदद के लिए मिले, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ने था दिल्ली का और बाद में जो है पंजाब का। तो उस ट्रेल को, मनी ट्रेल को प्रूव करने के लिए संजय सिंह को गिरफ्तार करना जरूरी था, और इसीलिए ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया। अब ये पूरा जो मामला है, जिसको कि हम देखते हैं कि ईडी कहती है कि संजय सिंह ने जो मुलाकात है दिनेश अरोड़ा की, पहले मनीष सिसोदिया से कराई और फिर केजरीवाल से कराई। और मनीष सिसोदिया से उसने 32 लाख के बदले में एक फेवर ये लिया कि एक अमित अरोड़ा, जो कि शराब का कारोबारी है और जो दिनेश अरोड़ा का मित्र कह लो, रिश्तेदार कह लो, वो है, उसने एक फेवर मांगा था। उसने संजय सिंह से कहा कि मेरी जो शराब की एक दुकान है ओखला में, उसका लाइसेंस आप जो है पीतमपुरा का करा दो। तो क्विड प्रो क्यो, जिसे हम कहते हैं लेन देन, वो इसमें सिद्ध होता है कि उन्होंने उसके शराब के ठेके की जगह बदली और उसके बदले में 32 लाख रुपए ले लिए। और ये 32 लाख रुपए लेकर उन्होंने कहाँ इस्तेमाल किए? उन्होंने दिल्ली के चुनाव में और पंजाब के चुनाव में इस्तेमाल किए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति SVN भट्टी ने ये सवाल किया कि अगर आपके लिए पैसे लिए गए हैं तो आप पार्टी को इस ईडी के मामले में, धन शोधन के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अभियुक्त क्यों नहीं बनाया गया? और ये एक ऐसा सवाल है कि जिसके बचाव के लिए मनीष सिसोदिया ने एक ऐसा काम किया है जिससे खुद मनीष सिसोदिया ही नहीं बल्कि केजरीवाल भी जेल में जाने के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। उसने कहा कि ये फैसला मेरा नहीं था, ये कैबिनेट का फैसला था, और दिल्ली में कैबिनेट के जो सदस्य हैं वो 7 हैं, और वो कहता है सामूहिक फैसला था। तो सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत के तहत अगर मनीष सिसोदिया दोषी है तो उसके साथ साथ पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली का वो भी दोषी है। और मैंने कल भी कहा था कि जो दिल्ली का मुख्य सचिव है, क्योंकि वो कैबिनेट की जितनी बैठक होती है उसमें सेक्रेटरी की भूमिका निभाता है, वो भी दोषी है और वो भी जेल जाएगा। अब ये सवाल है कि ये किस तारीख को जेल जाएंगे। तो मैंने आपको 1 साल पहले भी कहा था
कि एक समय ऐसा आएगा कि दिल्ली सरकार का पूरा कैबिनेट तिहाड़ जेल में मिलेगा। मैंने कहा था ये बात। तो दिल्ली सरकार के ये सारे लोग, सातों के सातों लोग, 2 तो पहले से ही जेल में हैं, 5 लोग और हैं, ये सब भी तिहाड़ जेल में मिलेंगे। और उसकी वजह यही है कि मनीष सिसोदिया ने जो स्टैंड लिया है वो ऐसा स्टैंड है जो दुधारी तलवार की तरह है। अच्छा। अब जो ये शराब घोटाला है उसकी टाइमिंग जो है और जिस समय से ये वाकया हो रहा है, तो उसमें इस समय एक और तो हम देख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की बेल की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और उसमें बड़े तीखे सवाल हैं, बड़े संवैधानिक सवाल हैं और उसका जवाब आपके लोग नहीं दे पा रहे। उन्हें ये नहीं पता कि हमें क्या जवाब देना है, ना उन्हें पता है कि हमें कौन से कानून का पालन करना है या कौन से कानून को उद्धृत करना है। तो जो उद्धृत करने वाली बात है, अगर वो उन्हें पता होती तो अब तक ये मामला जो है पलटी मार चुका होता और ईडी और सीबीआई दोनों को बड़ी परेशानी होती। तो कुछ मजबूरियों की वजह से मैं अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन वो समय के साथ बातें खुलेंगी। बिल्कुल। अब ये जो शराब घोटाले का मामला है उसमें बताने की ज़रूरत यह है कि केजरीवाल जो कि कहता था मैं भी अन्ना हूँ, तुम भी अन्ना हो, सारे अन्ना हैं, और वो कहते थे गांधी जी जो है आज़ादी के बाद अगर दोबारा पैदा हुए तो अन्ना आंदोलन में पैदा हुए और अन्ना जी जो है दूसरा गांधी है। और गांधी जी जो थे वो शराब के खिलाफ थे और ये लोग शराब के प्रेमी हैं। इन्होंने ये व्यवस्था की नवंबर 2018 में, अच्छा, कि जब इनकी सरकार के चुनाव की बात हो रही थी कि शराबियों से, शराब के व्यापारियों से सबसे ज़्यादा चंदा लिया जा सकता है और ये सबसे मोटे मुर्गे हैं जिनको हलाल किया जा सकता है। और इसीलिए उन्होंने इसकी जिम्मेदारी जो है दिनेश अरोड़ा, जो कि वायदा माफ गवाह है, जो अनप्लग कोर्ट यार्ड करके एक रेस्टोरेंट चला रहा था, बड़ा प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है वो दिल्ली का, वहाँ पर जो है उसको अपना मोहरा बनाया और उसको ये काम सौंपा कि तुम सारे शराब कारोबारियों से बातचीत करो। और बातचीत करके सारे शराब के कारोबारियों ने एक यूनिक स्कीम इनको बताई। वो ये थी कि दिल्ली में शराब नीति की घोषणा 2000 नवंबर के 20 में की और 21 से 22 तक वो चलनी थी और उसमें दिल्ली को 32 जोनों में बांटा गया था और हर जोन में जो है 27 शराब की दुकान खोलने का काम जो था प्राइवेट ठेकेदारों को करना था। तो मेरी जानकारी के मुताबिक तकरीबन 1000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए, शराब कारोबारियों ने इन लोगों को दिए और जब इनको दिए तब इन्होंने इस योजना को लागू करने के लिए पहल की और उसमें जो मुख्य भूमिका थी वो जो थी अमित मटुंगा, जो वो भी अब गवाह बन गया है वायदा माफ, शरद कुमार और दिनेश अरोड़ा, इन तीनों की थी। इन्होंने सबसे पैसा इकट्ठा किया। अब पैसा इकट्ठा करने के लिए, कमाई के लिए इन्होंने किया कि दिल्ली में जो लोग लोकप्रिय ब्रांड का इस्तेमाल करते थे, मान लो कोई मैकडॉनल्ड ले रहा है, कोई आरसी ले रहा है, उन शराबों को तो इन्होंने इन शराब की दुकानों पे गायब कर दिया और उसकी जगह वो शराब की बोतलें अलमारियों में नज़र आने लगी जिनका नाम लोग नहीं जानते थे और उस पर उन्होंने कहा कि एक के बदले एक फ्री मिलेगी। तो पीने वाले जो होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, वो चूज़ी होते हैं। शराबी की जो लत होती है, शराब की लत होती है, वो तो सिर्फ शराब देखते ही उसकी लाट टपकने लगती है। वो ब्रांड देखकर नहीं पीता, वो कहता है बस अपना गला यहाँ तक तर हो जाए, उसके बाद जो है मज़ा आ जाएगा, फिर मैं घर जाके सो जाऊँगा। तो उन शराब कारोबारियों ने अपनी उन ब्रांडों को, अपनी उन शराब की बोतलों को इस्तेमाल किया जो बाज़ार में नहीं बिकती थी या नाम थी और उस पर उन्होंने मोटा मुनाफा कमाया और दिल्ली के राजस्व को, दिल्ली सरकार के राजस्व को तकरीबन, मेरा जो अनुमान है वो 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन इन शराब कारोबारियों को उतना ही फ़ायदा हुआ। तो इस फ़ायदे की जुगत जो थी इन्होंने कहाँ इस्तेमाल की? भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए या अकाली को हराने के लिए इन्होंने शराब की इसी नीति का इस्तेमाल किया पंजाब में। और पंजाब चूँकि शराब की बड़ी खपत करता है, लोगों को लगता है कि देश में सबसे ज़्यादा शराब पंजाब में पी जाती है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज़्यादा देश में प्रति व्यक्ति शराब की खपत जो है तमिलनाडु में है और दूसरे नंबर पर पंजाब में है। अच्छा। तो पंजाब में शराब लॉबी जो है बड़ी ताकतवर है और उस शराब लॉबी का इस्तेमाल करके इन्होंने वहाँ पर सरकार भी बनाई और अब सरकार बनाने के बाद अब ये पूरा का पूरा जो मामला है वो इस ओर जा रहा है कि आप पार्टी ने जो चुनाव लड़ा
और उसका जो चंदे का पैसा आया वो भ्रष्टाचार से आया। और अगर कोई पार्टी भ्रष्टाचार से लड़ती है तो आप समझिए कि उसका जो चुनाव में खड़े हुए सारे विधायक हैं वो भी एक तरह से अयोग्य हो जाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार के पैसे से लड़े हैं, टेंटेड मनी से लड़े हैं। और टेंटेड मनी से लड़ने के बाद अगला जो व्यक्ति होगा, पहला जो निशाना है वो केजरीवाल है और दूसरा निशाना जो है भगवत सिंह मान है, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। इस सारे मामले में आप देखेंगे राघव चड्ढा भी अब सख्ते में हैं, क्योंकि अब संजय सिंह के बाद उनका नंबर आएगा। और उसमें सबसे ज़्यादा चुप आदमी जो है वो भगवंत सिंह मान है, क्योंकि भगवंत सिंह मान को लगता है कि अगर मैं ज़रा भी बोलूँगा तो मेरे घर तक भी आँच आ सकती है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो रहेगी चुनाव आयोग की, और देश के जो सॉलिसिटर जनरल हैं और अटॉर्नी जनरल हैं उनकी राय की, क्योंकि उन्हें जिन कानूनों के बारे में केंद्र सरकार ने पास किए हुए हैं, राज्यों में भी वो लगे हुए हैं, उनके तहत जो है एक संवैधानिक बहस जो है यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में करनी पड़ेगी। और जो संवैधानिक सवाल हैं जब वो उठेंगे तो ये मामला जो है चला जाएगा संविधान पीठ को। तो संविधान पीठ में कम से कम 5 सदस्य होंगे, तो ये मामला लंबा चलेगा। और इस लंबे मामले में सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो आप पार्टी को होगा, और इसीलिए आप पार्टी जो है इस समय अकेली है, और इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इंडिया गठबंधन को नहीं छोड़ेंगे। तो लेकिन इंडिया गठबंधन तो इस पर कुछ खास बोल नहीं रहा है। नहीं, इंडिया गठबंधन आप समझिए कांग्रेस को सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी आदमी ने पहुंचाया है तो वो आप पार्टी ने पहुंचाया है, इनके झूठ ने पहुंचाया है। इन्होंने जिन लोगों जो भी इंडिया गठबंधन में है, चाहे शरद पवार हैं, शरद पवार के बारे में कहते थे चोर हैं, शरद पवार के घर आ जाकर जो आपके लोग ही तो धरना देते थे। शरद पवार को थप्पड़ किसे मारा? जिस व्यक्ति ने मारा, केजरीवाल ने उसको एमएलए का टिकट दे दिया और उसको कहा कि तो हमारा विधायक है। तो इन्होंने ऐसे ही कांग्रेस को बदनाम किया 2G को लेकर और कोल स्कैम को लेकर। इन्होंने शीला दीक्षित के लिए कहा कि इसने इतने घोटाले किए, और भी लोगों को, जितने भी लोगों पर इन्होंने हमले किए वो सारे कांग्रेस के थे। तो कांग्रेस को रणनीतिक रूप से एक तो इन लोगों से किसी तरह से बातचीत नहीं करनी चाहिए, लेकिन समय का तकाजा है कि इंडिया गठबंधन आपके लिए अपने दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने बुलाया भी, अपने साथ रखा भी। लेकिन जो मन की खटास है वो रहेगी, और आपका जो दायरा है वो इस भ्रष्टाचार की वजह से धीरे 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 सुखड़ता रहेगा। और थोड़े दिन बाद पता चलेगा इस पार्टी की हालत भी बीएसपी की मायावती की तरह हो गई है, जिसे कोई नहीं पूछता, जो अपने बयान खुद ही देती है, खुद ही बात करती है। और एक बात तो सिद्ध हो गई कि हिंदुस्तान के इतिहास में अगर किसी पार्टी को पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्टी भ्रष्ट है तो वो आप हैं। और आप जैसी भ्रष्ट पार्टी जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से शुरू हुई थी, वो भ्रष्टाचार के गर्त में पूरी तरह सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मिल के साजिश कर रहा है? जहाँ दिल्ली में इतना अच्छा काम करते हैं केजरीवाल जी, वो कहते हैं फ्री शिक्षा, फ्री सुरक्षा और फ्री बिजली, फ्री पानी, तो हमें घेरने की कोशिश और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देखो, ये उनका कहना हक है, लेकिन केजरीवाल को आप एक समझ लीजिए, केजरीवाल जो है दोहरे चरित्र का व्यक्ति है, पाखंडी व्यक्ति है। वो आदमी कहता था मैं 2 कमरे के घर में रहूंगा, उसने अपना मकान बनवाने के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च किए, सारे कानून सरकारी बंगला है ना सर, वो तो सरकारी बंगला तो है, लेकिन पब्लिक का तो पैसा है। आदर्श जब गांधी जी जो थे या कोई और व्यक्ति, मुझे ऐसे में एक बात याद आती है चाणक्य की, कि चाणक्य से मिलने एक आदमी गया, तो चाणक्य उस समय कोई काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा बैठो, वो आदमी बैठ गया। उसके बाद जब काम ख़त्म हो गया तो चाणक्य जिस दिए की रोशनी में काम कर रहे थे, उन्होंने पहले वो दिया बुझाया, फिर एक दूसरा दिया जलाया। अच्छा। और जो ला के बोले अब बोलो, अब आपको क्या बात करनी है? तो उस आदमी ने कहा आपने पहले तो एक दिया जला दिया, फिर पहले वाला बुझा दिया, फिर अब ये दूसरे दिए के साथ मेरे से बात कर रहे हो, तो क्या मतलब है? उन्होंने कहा जब मैं राजकाज का काम कर रहा था तो ये जो दिया है इसमें जो तेल डलता है वो राजकोष से डलता है, तो मैं राजकाज कर रहा था, राजकोष का दिया जल रहा था। अब हम व्यक्तिगत बातचीत कर रहे हैं तो ये मेरे पैसे, मेरी तनख्वाह, मेरे वेतन का जो तेल है उससे जल रहा है, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो सार्वजनिक जीवन में जो उदाहरण होते हैं, व्यक्तिगत उदाहरण, वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। केजरीवाल ऐसा आदमी है जो अब 20 गाड़ियाँ लेके घूमता है, सिक्योरिटी लेके घूमता है, 50 करोड़ का मकान अपना रेनोवेट कराता है। भाई शीला दीक्षित को हमने देखा है, वो पुराना किला रोड पे और इधर जो मथुरा रोड है उस पर उसका बंगला था, तो वो सरकारी बंगले में रहती थी, उसने तो नहीं कहा मैं से भव्य बंगला बनाऊंगी। तो आप समझिए केजरीवाल ने अपने घर में 48 तो
वो लगाए हैं एयर कंडीशनर। उसने अपने घर में 3 जो है 50-50 लाख रुपए की जो है डाइनिंग टेबल खरीदी है। तो और जो पर्दे लगाए हैं वो 80 लाख के लगाए हैं। जो उसने फर्श पे जो पत्थर लगाया वो 9 करोड़ का है जी। तो ये जो है इतना बड़े अयाशी सरकारी पैसे से अगर केजरीवाल कर रहा है और जिस तरह से वो घूमने जाता है, कभी स्विट्ज़रलैंड कभी कुछ, तो आप समझ सकते हैं कि केजरीवाल के घोटाले जो हैं जब खुलेंगे तो इतने खुलेंगे कि पता चलेगा कि दुबई में भी केजरीवाल के मॉल में पैसे लगे हुए हैं, पता चलेगा कि तमिलनाडु में भी केजरीवाल के पैसे लगे हुए हैं, पता चलेगा हरियाणा में भी उसने बहुत सारे फार्म हाउस खरीद रखे हैं। डिटेल सबके पास सबकी है, लेकिन समय आने पर अपने आप ये सारे राज खुलेंगे और मैं सिर्फ एक इशारा कर सकता हूँ कि केजरीवाल के साथ क्या होने वाला है वो जल्दी ही सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस पूरे मामले पर हम आपसे लगातार चर्चा करते रहेंगे। कल भी जो कुछ नया अपडेट होगा कल फिर आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल जनता पर छोड़ देते हैं। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दी है तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और कल तक के लिए दीजिए इजाज़त।